नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने अनुच्छेद 22 को समझा था। यह समझा था कि गिरफ्तारी के संदर्भ में एक नागरिक या कोई विदेशी नागरिक है तो उसके अधिकार क्या क्या हैं। गिरफ्तारियां भी दो प्रकार से होती हैं जिनको हमने समझा था उसमें कि निवारक निरोध के अलावा की गिरफ्तारियां और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारियां। उन दोनों केसेस में क्या क्या मौलिक अधिकार हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे और बात करेंगे अनुच्छेद 23 और 24 की। अनुच्छेद 23 और 24 यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अनुच्छेद 23 और 24 दोनों क्यों रखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में? क्योंकि ये दोनों हैं तो शोषण के विरुद्ध, लेकिन इनमें भी मूलभूत अंतर है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 23 को देखेंगे कि इसमें क्या है। अनुच्छेद 23, ठीक है, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार इसके अलावा बेगार या किसी भी और रूप में बलात् श्रम को निषिद्ध किया जाता है। मतलब कि ये आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 के तहत व्यवस्था किया गया है कि किसी प्रकार से मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम नहीं चलेगा, इसे निषिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपको ये समझना है कि आखिर मानव दुर्व्यापार है क्या, बेगार क्या है और बलात् श्रम क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 23 आपका कहता है। अब मानव दुर्व्यापार में जो चीज़ें बताई गई हैं उनमें पहला आप देखेंगे, जो पहला है वो आप देखेंगे मानव को बेचना। यह मानवीय जो है मानव दुर्व्यापार कहलाएगा। किसी यदि इंसान को आप बेच रहे हैं तो, ठीक है, यदि किसी इंसान को आप बेच रहे हैं तो ये जो है क्या होगा, मानव दुर्व्यापार होगा। दूसरा, यदि किसी मानव को गिरवी रख करके उसका प्रतिफल लिया जा रहा है, यानी कि उसको बेचा नहीं जा रहा है, गिरवी रख के उसका प्रतिफल लिया जा रहा है, तो ये मानव दुर्व्यापार होगा। यानी कि मानव को गिरवी रखकर उसका प्रतिफल लेना, यह भी मानव दुर्व्यापार होगा। तीसरा, वेश्यावृत्ति के द्वारा वेश्यावृत्ति के आय से जीवन यापन करना। ये क्या होगा, मानव दुर्व्यापार कहलाएगा। वेश्यावृत्ति के पैसे से जीवन यापन करना एक प्रकार का मानव दुर्व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो ये तीन हैं जो कि मानव दुर्व्यापार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बेगार क्या है या बलात् श्रम क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब समझेंगे हम बेगार या बलात् श्रम क्या होता है। बेगार का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर के बना लेना। ठीक है, या दास प्रथा होती थी। यूरोपीय लोग जो थे वो दास बनाते थे, स्लेव इनको कहते थे। वो तो करते क्या थे कि जहाँ पर उनका उपनिवेश था वहाँ के लोगों को ले जाते थे काम के लिए
और उनको एक जानवर के जैसे बांध के रखते थे। जैसे आप बैल को देखते हैं ना, तो बैल को किसान रखता है, उसको खिलाता है पिलाता है, लेकिन हमेशा जंजीर और रस्सी में बांध करके रखता है, खूंटे में बांध करके रखता है। जब उसका मन करता है, धूप छाँव बरसात पानी किसी भी समय उसको कह देता है कि चलो तुम काम करो, खेत में उतार दिया, सड़क पे बोझा ढोने के लिए उतार दिया, तो वो क्या हो गया, एक एनिमल को पाले हुए है, उस तरीके से व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार पश्चिमी देश के जो अभी मानवता के सबसे बड़े पुरोधा अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने करीब 200 वर्ष तक अफ्रीकी और एशियाई मूल के लोगों को जानवर के तरीके से जो है कैद करके रखा और उनका दुर्व्यापार किया। यही ब्रिटेन के लोग, यही फ्रांस के लोग, यही अमेरिका के लोग जो आज मानवता की सारी कस्में खाते घूमते हैं, मानव अधिकार के लिए ऐसे बात करते हैं जैसे इनके बाप दादाओं ने बड़े अच्छे कर्म किए हैं। ये लोग इतने जाहिल थे कि इन्हीं के देश के लोग उपनिवेशों में जा कर के लोगों के समस्त अधिकारों को बर्बाद कर रहे थे, उनका दमन कर रहे थे, और यहीं पश्चिमी विचारक लोग बैठ करके मानवतावाद की अवधारणा रख रहे थे। किसी कैफे में बैठ करके कोई अंग्रेज कहानी बता रहा था कि पंथ निरपेक्षता क्या होता है, कहीं कोई बैठ के बता रहा था डेमोक्रेसी क्या, व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी यू नो। तो ऐसे ऐसी धारणाएं वो बना रहे थे वहाँ बैठ करके, लेकिन उन्हीं देश के लोग, उन्हीं का भाई, उन्हीं के घर के लोग, उन्हीं के मोहल्ले के लोग नौकर में थे, नौकरी कर रहे थे सरकार की, और किसी दूसरे देश में उपनिवेश के रूप में उस देश में सारे अधिकारों का दमन कर रहे थे। ठीक है, तो इनका इतिहास बहुत गंदा है। पश्चिमी देश के जो जितने भी देश है पश्चिमी, इनका इतिहास बहुत गंदा है, और ये सिर्फ झूठा गर्व करते हैं, झूठा गौरव प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक कमी जरूर रही अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में, एक कमी जरूर रही कि ये कभी यूनाइटेड शक्ति के रूप में उस तरीके से काम नहीं कर पाए। नहीं तो पश्चिमी देशों की क्या औकात थी कि वो इस तरीके से जो है यहाँ यहीं के संसाधन लेकर के उसका उपयोग करके हमारे ऊपर राज करते थे। ठीक है, तो जो बेगार प्रथा है या बलात्श्रम की प्रथा है, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को मजदूरी दिए बिना, यानी उसे मजदूरी ना दिया जाए और उसे बंधुआ मजदूर के तरीके से रखा जाए, ठीक है, बंधुआ मजदूर के तरीके से यदि रखा जाए तो ये बेगार प्रथा कहलाती है। यानी कि आप किसी को अपने घर में उसके जो है विषम परिस्थिति का फ़ायदा उठा करके उसको अपने पास लाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए एक बंधुआ मजदूर अपने घर का बना लेते हैं, और पूरा जीवन बिना किसी भुगतान के आपके लिए काम करता है। ऐसे एग्जाम्पल आज के 50-60 साल पहले ज़्यादा दिखाई पड़ते थे, अब कम दिखाई पड़ते हैं। हमारे इस देश में जातिवाद एक जो है बहुत बड़ा कुप्रथा के रूप में था, और अभी भी उसका लक्षण दिखाई देता है, लेकिन कम है। तो जो तथाकथित नीचे तबके की जातियां थीं, या जिसे जो है पिछड़ी जातियां कहा जाता है, इनसे बलात्श्रम और बेगार प्रथा के काम बहुत करवाए गए तथाकथित उच्च जातियों के द्वारा, या जो जमींदार लोग थे उन्होंने इनसे बहुत सारे ऐसे काम करवाए। क्योंकि जमींदार बनाए किसने थे? जमींदार अंग्रेजों ने बनाए थे। उनकी मानसिकता क्या थी? वही लॉर्ड्स वाली मानसिकता थी, जो छोटे क्षेत्र के राजा जैसे होते थे, इनके पास दुनिया भर के दास होते थे। ठीक है, तो वही मानसिकता उनकी थी। उन्होंने पैसा कमाने के लिए इंडिया में भी वही वर्ग पैदा किया जो जमींदार थे, जमींदारों का एक वर्ग खड़ा किया। ठीक है, तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि बिल्कुल निषिद्ध किया जाता है कि किसी से जो है बेगार नहीं कराया जाएगा, मानव दुर्व्यापार नहीं होगा। अब इस संबंध में कई अधिनियम बनाए गए हैं, क्योंकि संसद को अधिकार है इस बारे में कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो कई अधिनियम के तहत जो है दंड निर्धारित किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। तो उनमें से कुछ अधिनियम आप एग्जाम्पल के लिए चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। पहला है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। जो दूसरा है आपका वह है बंधित श्रम उत्साधन अधिनियम 1976। बंधित श्रम उत्साधन अधिनियम
1976। तो ये प्रावधान करते हैं कि जो अनुच्छेद 23 में मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए हैं वो अधिकार उनको मिलें, और अगर कोई इनका हनन करता है तो उसके लिए यहाँ पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब जो आपका अनुच्छेद 24 है उस पर बात करते हैं। अनुच्छेद 24 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 24 विशेषता बालकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बालकों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 और 24 दोनों बात करता है शोषण के विरुद्ध, लेकिन अनुच्छेद 23 सबके बारे में बात करता है, यानी कि वो एक 36 बात करता है कि जो सबके ऊपर लागू होता है, लेकिन यह एक प्रकार का वर्टिकल है, यानी कि ये बालकों की बात करता है, यानी कि सब में से बालकों की जिनकी उम्र कम है उनकी बात करता है। बालक या बालिकाएं आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बालक या बालिकाएं। ठीक है, तो ये बालक एवं बालिकाओं के बारे में बात करता है। अब ये क्या बात करता है? किसी कारखाने में, किसी कारखाने में, किसी खान में या किसी विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति का मतलब कि जिससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है, ऐसी कंडीशन में किसी बालकों को नौकरी पर रखना एक प्रकार का क्या होगा? अपराध होगा। यानी कि एक प्रकार से मौलिक अधिकार दिया गया है बच्चों को कि जब वो कम उम्र के हैं तो उनसे कोई ऐसा काम नहीं लिया जाएगा जो कि किसी कारखाने में हो, खान के अंदर हो, या किसी अन्य जो है ऐसी स्थिति में हो जो कि ठीक ठाक नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ऐसे जगह पर किसी भी प्रकार से बच्चों को नहीं रखा जा सकता है काम के लिए, और इसके लिए भी अधिनियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी अधिनियम बनाए गए हैं। पहला जो अधिनियम है वो है बालक नियोजन अधिनियम, बालक नियोजन अधिनियम 1938। इसके तहत प्रावधान है कि आप बालकों को नियोजित करने से पूर्व क्या उसकी स्थिति होनी चाहिए। इसके अलावा है कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा है आपका वह है खान अधिनियम 1953। क्या है? खान अधिनियम 1953, खान अधिनियम 1953। तो ये इतने प्रावधान हैं जिससे अनुच्छेद 24 में लिखे गए मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया जाता है जो कि बच्चों को मिले हैं। ठीक है, तो ये अधिकार स्पेशली किसके लिए हैं? बच्चों के लिए हैं। ये यूपीएससी कई बार ऐसा सवाल पूछ भी चुकी है और वो घुमाने की कोशिश करती है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध के अधिकार को डिफाइंड करते हैं, लेकिन उसमें जो आर्टिकल 24 है वो केवल बालकों की बात करता है, यानी कि जिनकी उम्र कम है। ठीक है, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। हाँ, ये मैंने जो है नहीं लिखा, 14 वर्ष से कम उम्र की यहाँ पर बात होगी, और जो 14 वर्ष से ऊपर होंगे उनके लिए अनुच्छेद 23 के अनुसार संरक्षण को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है इसमें अनुच्छेद आपके 24 में। ठीक है, तो ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और मौलिक अधिकारों की श्रेणी में जो है समानता का अधिकार, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद में ये आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 अधिकार आप पढ़ लिए पूरा। इसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसके अलावा आप पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 3 हमने पढ़ लिया, 3 अभी हमें पढ़ना है। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। बहुत बहुत धन्यवाद।